बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 4 के फर्दर टॉपिक्स को। चैप्टर 4 इज अबाउट नेटवर्क लेयर। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने नेटवर्क लेयर के इंट्रोडक्शन को देखा और हमने देखा कि व्हाट आर टू सर्विस मॉडल्स अवेलेबल फॉर नेटवर्क। तो हमने देखा एक हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क अवेलेबल थे, दूसरे हमारे पास डेटाग्राम सर्किट डेटाग्राम नेटवर्क्स अवेलेबल थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे बेसिकली कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है और जब हम इंटरनेट पे डेटा सेंड करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे डेटा को फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड पहुंचाने में हेल्प आउट करती हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास इंटरनेट का नेटवर्क लेयर है वो बेसिकली तीन चीजें रिक्वायर करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। वो तीन चीजें क्या हैं कि एक तो उसे आईपी प्रोटोकॉल की जरूरत है। आईपी प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि उसे कोई एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू एड्रेसिंग की जा सके। ठीक है, जो आईपी एड्रेसेस जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास IPv4 एड्रेस है तो IPv4 एक प्रोटोकॉल है हमारे पास। तो हमारे पास कोई एक प्रोटोकॉल हमें चाहिए जो कि हमें एड्रेसिंग की कन्वेंशंस बताए, हमें बताए कि हमारा जो डेटाग्राम मूव करेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा और हमारे पास पैकेट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। पहली चीज तो हमें ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। ठीक है, और हमने कहा था कि शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन इज नोन एज राउटिंग, और राउटिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास स्टैटिक राउटिंग भी की टेक्निक भी मौजूद है, डायनामिक राउटिंग की टेक्निक भी मौजूद है। डायनामिक राउटिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, जैसे रिप हमने लैब के अंदर इंप्लीमेंट किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। OSPF भी इसी तरह के एक प्रोटोकॉल है, BGP भी इसी तरह का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, OSPF इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन होते हैं उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बेसिस पे हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल बनता है। ठीक है, और फॉरवर्डिंग टेबल की बेसिस पे हम अपने पैकेट को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे फॉरवर्ड करते हैं। और जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज अ प्रोटोकॉल, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जो कि हमारे पास एरर रिपोर्टिंग के लिए और सिग्नलिंग के लिए यूज होते हैं। और ICMP प्रोटोकॉल हमारे पास इंटरनेट नेटवर्क लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है फॉर एरर रिपोर्टिंग। कि आपकी जैसे अब जैसे हम लैब के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो हम पिंग करके देखते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करके जाती है और हमें रिप्लाई आता है, अगर हमारा जो डेस्टिनेशन पे नेटवर्क पहुंच जाता है तो हमें वहां से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्लाई आ रहा होता है, और अगर हमारी डेस्टिनेशन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती तो हमें टाइम आउट का एरर आता है या हमें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का एरर आता है। तो ये वो प्रोटोकॉल है जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर इस तरह के कंट्रोल मैसेजेस को ट्रांसफर करने के काम आता है ताकि हम एरर की रिपोर्टिंग कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजों का एक स्ट्रक्चर है जो कि हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने ट्रैफिक को नेटवर्क लेयर पे भेज सकें और उसका रिस्पांस जनरेट करवा सकें। ठीक है, अगर हम आईपी डेटाग्राम की बात करें, जैसे हम हर लेयर का जो ट्रांसपोर्ट लेयर का हमने डेटाग्राम देखा, हमने TCP हेडर देखा, हमने UDP हेडर फॉर्मेट देखा, डेटाग्राम फॉर्मेट देखा। ठीक है, हमने TCP का सेगमेंट फॉर्मेट भी देखा था और UDP का सेगमेंट फॉर्मेट भी देखा था। इसी तरह से जब हम आईपी डेटाग्राम की बात करते हैं जो इंटरनेट लेयर पे या फिर हम नेटवर्क लेयर पे कह सकते हैं, जो हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा होता है वो किस फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर। तो हमारे पास 32 बिट का एक हेडर होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं और डाटा रखते हैं ताकि वो ओवर दी नेटवर्क लेयर ट्रेवल करके जाए डेस्टिनेशन तक। सबसे पहला जो हमारे पास फील्ड है इट इज वर्जन ऑफ दी प्रोटोकॉल। ठीक है, कि हम IPv4 यूज कर रहे हैं या हम IPv6 यूज कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है हेडर की लेंथ, कि हमारे पास जो हेडर है उसकी एक्चुअल लेंथ बाइट्स में कितनी है। टाइप ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, आप FTP टाइप का डेटा भेज रहे हैं, आप HTTP टाइप का डेटा भेज रहे हैं, किस टाइप का डेटा आप एक्चुअली भेज रहे हैं। लेंथ का बेसिकली जो हमारे पास यहाँ है ये है कि हमारे पूरे जो ये डेटाग्राम है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, 16 बिट आइडेंटिफायर होता है जो कि हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है TTL विच इज टाइम टू लिव, जो कि हम यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो इतने हॉप तक ट्रेवल करके जाए, और अगर TTL एक्सपायर हो जाता है और हमें रिप्लाई नहीं आता तो हम कहते हैं टाइम आउट हो गया। ठीक है,
फिर हम अपर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि हमारे पास टोटल डाटाग्राम की लेंथ कितनी है बाइट्स के अंदर, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 16 बिट आइडेंटिफायर ये हम क्यों यूज करते हैं, अब आगे हम देखेंगे कि जो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है उसको भी फर्दर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन लेयर का डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। इसी तरह से जब सेगमेंट हमारा आईपी लेयर पे आता है या नेटवर्क लेयर पे आता है तो उसको भी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि इससे पैकेट्स बनाए जा सके। उन फ्रेगमेंट्स को हम डिवाइड जब करते हैं तो 16 बिट आइडेंटिफायर उनके साथ लगाना जरूरी होता है ताकि जब आप उनको रीअसेंबल करें तो ये जो आइडेंटिफायर होता है ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप डाटा को करेक्ट ऑर्डर में रीअसेंबल करें। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ फ्लैग्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीपल टाइप के डाटा को। फिर हमारे पास 32 बिट का सोर्स आईपी एड्रेस होता है, 32 बिट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, हेडर की चेकसम होता है। ठीक है, चेकसम इज फॉर एरर डिटेक्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि हमने टीसीपी हेडर में भी देखा था कि हमारे पास अगर कुछ ऑप्शन जैसे टाइम स्टैम्प इंक्लूड करते हो आप या रिकॉर्ड रूट को रिकॉर्ड करते हो तो ऐसी कुछ ऑप्शंस अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपके पास हेडर की लेंथ भी चेंज हो जाती है। फिर हमारे पास जो एक्चुअल डेटा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं टीसीपी टिपिकली और टीसीपी और यूडीपी सेगमेंट होता है। ठीक है, वो डाटा यहाँ पे प्लेस किया जाता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो यूडीपी का हेडर है वो हमारे पास 8 बाइट्स का होता है, टीसीपी का हेडर हमारे पास 20 बाइट्स का होता है। हमारे पास जो आईपी हेडर है, जो नेटवर्क लेयर का हेडर है, वो भी हमारे पास 20 बाइट्स का होता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारा ओवरहेड है, हेडर्स का ओवरहेड है, वो कितना बन गया, 20 बाइट्स हमारे पास टीसीपी के हो गए और 20 बाइट्स हमारे पास आईपी लेयर के हो गए। ठीक है, तो 40 बाइट्स का तो हमारे पास हेडर हो गया। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो भी एप्लीकेशन लेयर का जो डाटा होगा वो होगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो डाटा ये ट्रेवल कर रहा होता है अलॉन्ग साइड 40 बाइट्स ऑफ हेडर। अब हम देखते हैं कि आईपी फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली का जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ये जो 16 बिट आइडेंटिफायर है ये यूज होता है फॉर आईपी फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। वो है क्या, बेसिकली ये हम डिस्कस करते हैं। नेटवर्क जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है कि इतना सेगमेंट आपके जो होस्ट है वहां से ट्रेवल करके जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास नेटवर्क लेयर पे भी ट्रेवल करने के लिए एक मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं एमटीयू। ठीक है, अब एमटीयू बेसिकली क्या है, वो लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट जो कि आप अपने लिंक के ऊपर ट्रेवल करवा सकते हो। ये जो एमटीयू का साइज है ये बेसिकली डिफरेंट जो लिंक के टाइप्स होते हैं उन पे वेरिएट करता है। जैसे कि अगर आप इथरनेट यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो एमटीयू है वो डिफरेंट होगा। अगर आप गीगाबिट जो इंटरफेस है वो यूज करें या लिंक यूज करें तो उसका आपके पास एमटीयू साइज डिफरेंट होगा। अगर आप फाइबर यूज करें तो उसका आपके पास एमटीयू डिफरेंट होगा। अगर आप वाईफाई यूज करें तो उसका एमटीयू डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली एमटीयू डिपेंड करता है कि आपका लिंक का जो टाइप है वो क्या है। ठीक है, तो लार्ज आईपी डाटाग्राम जो कि आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर जनरेट करेगी वो लार्ज आईपी डाटाग्राम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वन डाटाग्राम बिकम सेवरल डाटाग्राम। तो एक आपका जो डाटाग्राम होगा वो छोटे छोटे डाटाग्राम्स में, मल्टीपल डाटाग्राम में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसे यहाँ से पास आउट करके भेज दिया जाएगा और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो दोबारा से रीअसेंबल किया जाएगा उसे फाइनल डेस्टिनेशन पे। ठीक है, IP header bit used to identify and reorder the related fragments। तो हमने यहाँ पे देखा कि IP के हमारे पास जो हेडर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि रीअसेंबली के लिए यूजफुल है ताकि हम अपने जो डाटा है उसे ऑर्डर्ड फॉर्म में असेंबल कर सकें। ठीक है, रीअसेंबल कर सकें बेसिकली। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रेगमेंट में डिवीजन होती है। सबसे पहले एक हमारा जो डाटाग्राम है या जो पैकेट है वो अगर राउटर से ओरिजिनेट हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे इस राउटर पे उसको मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक हमारे पास जो डाटाग्राम था उसको 3 डाटाग्राम्स में डिवाइड कर दिया गया। वन लार्ज डाटाग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलर डायग्राम। तो जो इन हुआ है वो एक डाटाग्राम था, आउट यहाँ से हो रहे हैं 3 डाटाग्राम। ठीक है, अब इसी तरह से ये डाटाग्राम 3 के 3 यहाँ से पास आउट होके यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचे। अब डेस्टिनेशन पे ये रीअसेंबल होंगे। ठीक है, तो रीअसेंबल होके वापस ये जो ओरिजिनल डेटा था उसी तरह वापस बन गए। ठीक,
ये नेटवर्क लेयर का हेडर है, ये नेटवर्क लेयर का हेडर रिमूव करके ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर रिमूव करके एप्लीकेशन लेयर को डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली दी फंक्शन ऑफ होल नेटवर्क। अच्छा, अब ये जो फ्रेगमेंटेशन हम कर रहे हैं, ये यहाँ पे तो हमने सिंपली डायग्राम की फॉर्म में कर ली, लेकिन एक्चुअली वो कितने बाइट्स में डिवाइड होगा, किस तरह से डिवीजन होगी, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 400 बाइट्स का डाटाग्राम, हम इसको कह देते हैं ये R1 था, ठीक है, और ये है R2। तो हमारे पास R1 से जो डाटा ओरिजिनेट हुआ है वो है 4000 बाइट्स का डेटा। जब हम 4000 बाइट्स का डेटा की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें 20 बाइट्स का हेडर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो एक्चुअल हमारे पास डेटा है वो कितना था हमारे पास यहाँ पे 20 बाइट्स, अगर हम इसमें से रिमूव कर लें तो एक्चुअल जो मेरा डेटा है इट इज 3980 बाइट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेटा है जो कि मैंने डिवाइड करना है, और मेरे पास मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट जो यहाँ पे मौजूद है वो है 1500 बाइट्स का, ठीक है। तो अब मैंने इस 1500 बाइट के डाटाग्राम के अंदर ये जो मेरे पास 3980 बाइट्स हैं इनको डिवाइड करना है और मुझे मल्टीपल डाटाग्राम्स बनाना है। तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे चार चीजें हैं। सबसे पहले है लेंथ ऑफ दी डाटाग्राम, ठीक है, कि डाटाग्राम की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। सबसे पहले हमने देखा कि 4000 बाइट्स की हमारी लेंथ है। आईडी एक रैंडम हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक हमारे पास जो ओरिजिनल डाटाग्राम था, जो आप इसके सब डाटाग्राम बनाएंगे ये आईडी सबकी सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं हमारी आईडी थी 77, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन फ्लैग इस वक्त 0 है, इसका मतलब है कि अभी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई हुई, ये एक ही डाटाग्राम है, ठीक है। ऑफसेट का मतलब ये है कि ये इसके बाद कोई पैकेट नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा, ये पहला पैकेट था। अब हमने क्या किया, एक लार्ज डाटाग्राम को सेवरल स्मॉलर डाटाग्राम्स में डिवाइड किया। कैसे कि हमारा मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट कितना था 1500 बाइट्स का। तो हमने क्या किया कि इस 3980 में से हम 1480, ठीक है, जो बाइट्स हैं वो हम डाटा के लेंगे और 20 बाइट्स का हेडर इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने जो मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट है वो कितना 1500 बन जाएगा, विच इज एक्चुअली मैक्सिमम साइज टू ट्रांसफर ओवर द लिंक, ठीक है। तो हमने 1500 जो बाइट्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। जो हमारे पास आईडी थी वो हमने सेम रखनी है, ठीक है, तीनों में आईडी सेम रखनी है, तब पता चलेगा कि ये हमारे पास एक ही डाटाग्राम के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो डाटाग्राम में आईडी हमने 77 ही रहने दी। फ्रेगमेंटेशन फ्लैग हमने 1 कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अब ये डाटा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगला फ्रेगमेंट आने वाला है तो हम इसमें 1 रखेंगे, ठीक। ऑफसेट 0 का मतलब क्या है कि जब आप इसको रीअसेंबल कर रहे होंगे तो इसकी प्लेस क्या होगी 0th बाइट, ठीक, कि आप इसको 0 बाइट पे रखेंगे। अच्छा, 1480 हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास अगला जो डाटाग्राम बनेगा 1480 का हमने यहाँ पे दोबारा से डाटा प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो ऑफसेट हमने कैलकुलेट किया है इसका क्या मतलब है कि पहला जो 1480 है, 1480 बाइट वो प्लेस करने के बाद अगला जो आपके पास बाइट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला ऑफसेट बनेगा वो बनेगा हमारे पास 1480 डिवाइडेड बाय 8, ठीक। तो ये हमारे पास बनेगा 1850। इसका मतलब क्या है कि पहले को 0 पे प्लेस करके अगला जो आपका फ्रेगमेंट आएगा वो कौन सी ऑफसेट पे प्लेस होना चाहिए, 185 पे, ठीक है। 185 पे अगला आपका सेगमेंट प्लेस होगा। अब 1480 और 1480 अगर मैं दोनों को सम करूं तो मेरे पास बनता है 2960, ठीक है। ये भी 1480 था, दोबारा से मैंने 1480 इसमें ऐड कर दिया, तो दो जो मेरे पास सेगमेंट्स बने उन टोटल सेगमेंट्स के अंदर जो डाटा है वो जो अकोमोडेट हुआ है वो हुआ है 2960 बाइट्स का, ठीक है। अब कितना डाटा बाकी बचा है मेरे पास, अगर मैं 3980 में से मैं 2960 माइनस करूं तो मेरे पास बचता है 1020, ठीक है। 1020 बाइट बचते हैं। 1020 बाइट में अगर मैं 20 बाइट्स का हेडर ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा
1040 बाइट्स का डेटा जो कि मैं प्लेस कर दूंगी। मैक्सिमम सेगमेंट साइज मेरे पास 1500 था, इससे ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन अगर इससे कम डेटा होगा तो वो मैं हेडर के अंदर प्लेस कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 1040 बाइट्स का डेटा मैंने थर्ड सेगमेंट में प्लेस कर दिया। आईडी अगेन सेम रखी क्योंकि ये उसी का एक सब डाटाग्राम था, ठीक है। तो आईडी इसकी भी 77 है, आईडी इसकी भी 77 है। फ्लैग इसका मैंने क्यों, फ्रेगमेंटेशन फ्लैग इसका मैंने क्यों 0 रखा, क्योंकि इसके बाद अब कोई और फ्रेगमेंट नहीं आ रहा। तो जैसे ही ये फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 0 रीड किया जाएगा तो आपकी जो डेस्टिनेशन है उसे पता चल जाएगा कि ये आखिरी फ्रेगमेंट था जिसे प्लेस करना है। और इसका ऑफसेट 370 कैसे कैलकुलेट हुआ है, अगर मैं जो पहले दो हेडर हैं, इन दो पहले दो जो मैंने फ्रेगमेंट किए इन दोनों को कंसिडर करूं तो मेरे पास इन दोनों का जो डाटा ऐड हुआ है वो बनता है 2960, ठीक है। अब मैं अगर 2960 को 8 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 370, ठीक है। जब इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 370, ठीक। सो दिस इज एक्चुअली दी ऑफसेट कि जिसके मैंने थर्ड डाटाग्राम को प्लेस करना है, तो वो मेरे पास बनेगा 370, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डाटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और जब हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन फ्लैग को देखते हुए इस डाटा को रीअसेंबल किया जाएगा और इस ऑफसेट की बेसिस पे किस जगह पे डाटा कौन सा हमारे पास सेगमेंट आएगा, कौन सा सॉरी डाटाग्राम आएगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास IPv4 की एड्रेसिंग क्या है और किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं जब हम एड्रेसिंग कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी इसको लैब के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको देखनी है तो आप जो लैब के वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख लेंगे। आईपी एड्रेस, हम IPv4 की बात करें, वो 32 बिट का एड्रेस है हमारे पास जो कि यूज होता है टू आइडेंटिफाई होस्ट। और राउटर के इंटरफेस भी हम IPv4 का एक एड्रेस एज अ गेटवे रखते हैं। इंटरफेस बेसिकली क्या है, वो कनेक्शन जो कि आपके राउटर और होस्ट को कनेक्ट करता है, वो फिजिकल लिंक होता है, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। राउटर के टिपिकली मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, होस्ट का टिपिकली एक ही इंटरफेस होता है या दो इंटरफेस होते हैं। अगर हम बात करें, एक वायर्ड हो गया, एक वायरलेस हो गया, ठीक है। आईपी जो एड्रेस है वो हर इंटरफेस के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारे पास ये राउटर का इंटरफेस है, तो इसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस लगाया हुआ। अगर हमने फिजिकल जो लिंक है उसे कनेक्ट किया तो उसका भी एड्रेस होगा, वाईफाई लिंक का भी एड्रेस होगा। अगर हम देखें तो हम आईपी एड्रेस को डिवाइड करते हैं, एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहे होते हैं आईपी एड्रेसेस वो बाइनरी की बेस पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन जो हम टाइप करते हैं वो हम टाइप करते हैं एज अ डेसिमल। तो एट द एंड वो कन्वर्ट बाइनरी में ही हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो किस तरह से इंटरफेसेस आपस में कनेक्ट होते हैं हमने डिस्कस किया कि स्विचेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। स्विचेस हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे आते हैं, तो ये हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि स्विचेस किस तरह से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ के लिए हमारे लिए इतना ही जरूरी है कि स्विच वो डिवाइस है जो कि हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करती है, इंटरफेसेस को कनेक्ट करती है राउटर के साथ। और हमारे पास फिजिकल जो स्विचेस हैं उनके फिजिकल जो कनेक्शन है, उनके अलावा हमारे पास वायरलेस कनेक्शन के लिए वाईफाई जो बेस स्टेशन है वो यूज होता है। हम अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे सबनेट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। सबनेटिंग हमने ऑलरेडी की हुई है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। सबनेटिंग क्या है हमारे पास, कि हम एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क आईडी को मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। सबनेट पार्ट क्या होता है कि हाई ऑर्डर बिट्स, ठीक है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हाई ऑर्डर बिट्स है, ठीक है, और ये हमारे पास लोअर ऑर्डर बिट्स है। होस्ट पार्ट क्या है, लोअर ऑर्डर बिट्स है। व्हाट इज द सबनेट, डिवाइस इंटरफेस विद द सेम सबनेट पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस कैन फिजिकली रीच ईच अदर विदाउट इंटरवीनिंग द राउटर। के एक राउटर के साथ कनेक्ट होते हुए आप फिजिकली दूसरे पीसी तक अपना डेटा पहुंचा सकते हैं इंटरफेस मल्टीपल सबनेट के अंदर। रेसिपी क्या है सबनेट को क्रिएट करने की, टू डिटरमिन द सबनेट डिटैच ईच इंटरफेस फ्रॉम इट्स होस्ट और राउटर क्रिएटिंग द आइलैंड ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क। मतलब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक सबनेट हो गया, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा सबनेट है, ये मेरे पास तीसरा सबनेट है। ये जो आइसोलेटेड मैंने अब कर दिए हैं ये आइसोलेटेड नेटवर्क एक सबनेट कहलाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नेटवर्क्स आर कनेक्टेड हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6 नेटवर्क्स इधर सब नेटवर्क्स मौजूद है।
अच्छा, आईपी एड्रेसिंग क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसे हम CIDR भी कहते हैं, वो क्या है? जो हमने सबनेटिंग पढ़ी है ना, जिसके अंदर हम क्लासेस को भूल जाते हैं। नॉर्मली हम जब आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ब्रॉडर क्लासेस है, ABCD, क्लास A/8, क्लास B/16, क्लास C/24। इसी तरह से हमारे पास जब हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, बल्कि सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर हम जो होस्ट पोर्शन है उससे कुछ बिट्स लेके हम नेटवर्क पोर्शन को एसोसिएट कर देते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं कि वो ये बिट्स बोरो कर ले होस्ट पोर्शन से, तो इसे हम कहते हैं सबनेटिंग, और इसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं। सबनेट पोर्शन ऑफ द एड्रेस ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ। एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है? हमारे पास ये होता है जहां पे A.B.C.D, where A, B, C, D represent the multiple octets of the IP address and X represent the bits of the subnet portion या network portion। ठीक है, यहाँ पे /23 का क्या मतलब है कि जो हमारे पास सबनेट पोर्शन है या नेटवर्क का पोर्शन है वो 23 बिट्स का, और होस्ट का पोर्शन हमारे पास 9 बिट्स का। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट या एक और प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है बेसिकली कि अभी तक जब हम बात करते हैं नेटवर्क के अंदर पीसी को कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तो क्या होता है, आप ओपन करते हो कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे जाके आप स्टैटिकली खुद से टाइप करते हो कि आईपी क्या होगा। डीएचसीपी क्या है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू डायनामिकली होस्ट अलाउ को आईपी आईपी जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप नेटवर्क के अंदर आते हैं, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैंने मुझे एक एड्रेस चाहिए, तो डीएचसीपी प्रोटोकॉल जब आप इनेबल कर देते हो तो क्या होता है कि उसकी वजह से, डीएचसीपी प्रोटोकॉल की वजह से आप जो है वो ऑटोमेटिकली इस काबिल हो जाते हैं कि बजाय इसके कि आप खुद से कॉन्फ़िगर करें अपने डिवाइस को, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है। ठीक है, अलाउ होस्ट टू डायनामिकली obtain its IP address from the network server when it join the network। so डायनामिकली का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा, आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैन रीन्यू इट्स लीज ऑन द एड्रेस इन यूज। अब डीएचसीपी क्या है बेसिकली कि डीएचसीपी आपको एक आईपी असाइन करता है फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, उस लीज टाइम के बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो रीन्यू करवाना पड़ता है। लीज जैसे लीज पे लैंड ली जाती है तो कुछ अर्से बाद उसकी लीज रिन्यू करवानी पड़ती है, इसी तरह से जब आपको लीज पे आईपी एड्रेस देगा डीएचसीपी प्रोटोकॉल, तो कुछ अर्से के बाद आपको उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका फायदा क्या है डीएचसीपी का कि स्टैटिक में अगर आप अपने प्रोटोकॉल को किसी भी नेटवर्क को, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरा एक आईपी स्टैटिक है, तो वो मेरे साथ एसोसिएटेड है, बाइंडेड है, वो कभी भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे मैं उस वक्त नेटवर्क को इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं कर रही, मैं उसको हमेशा अपने साथ स्टिक करके रखूंगी। जब हम डीएचसीपी की बात करते हैं तो डीएचसीपी एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू जब तक आप उसे यूज कर रहे हैं वो आपका एड्रेस है, लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क को छोड़ के जाएंगे, वो जो एड्रेस आपने अपनी डिवाइस के साथ अटैच किया हुआ था वो अब फ्री हो गया, वो कोई और आपके नेटवर्क के अंदर उसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास आईपी जो V4 है वो 32 बिट का एड्रेस है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन एड्रेसेस। तो वो एड्रेसेस चूंकि एक लिमिटेड एड्रेसेस है, तो हम रीयूज करके उन एड्रेसेस की जो लिमिटेशन है उसे कंपनसेट कर सकते हैं। सपोर्टेड फॉर मोबाइल यूजर्स हु वांट टू ज्वाइन द नेटवर्क मोर शॉर्टली। ठीक है, मतलब कि वो कभी कभी आपके नेटवर्क में आएंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, फिर जब आप घर आ रहे होते हैं तो आप उस नेटवर्क को छोड़ के आ जाते हैं, दैट मीन्स आप शॉर्टली उस नेटवर्क का पार्ट बने थे, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको जरूरत थी आप उसका पार्ट बने, जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो वो जो आईपी है वो कोई और इस्तेमाल कर सके बाद में। ठीक है, वरना अगर आप स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे तो वो आईपी आपके लिए रिजर्व्ड रहेगा, आप उसे यूज करें ना करें। तो बेसिकली डीएचसीपी का अगर हम ओवरव्यू लें तो ओवरव्यू में क्या होगा कि सबसे पहले होस्ट एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, जैसे ही वो नेटवर्क के अंदर आता है तो वो कहता है डीएचसीपी डिस्कवर, कि मुझे डीएचसीपी डिस्कवर का मैसेज सेंड करता है, जिससे पता चल जाता है कि एक होस्ट आया जो कि आईपी रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, वो एक डीएचसीपी ऑफर के साथ उसको रिस्पॉन्ड करता है कि मैं तुम्हें ये आईपी एड्रेस इतने टाइम के लिए दे सकता हूँ। ठीक है, तो होस्ट क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को डीएचसीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट करके वापस जनरेट करता है कि ओके आई वांट टू हैव दिस एड्रेस, और डीएचसीपी सर्वर वापस उसको एक्नॉलेज करता है कि ठीक है, तुम्हें मैंने ये आईपी एड्रेस इतने टाइम के लिए कंफर्म दे दिया। ठीक है, किस तरह से, अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में इसको देखूं
तो ये DHCP आया, इसने DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट किया, DHCP सर्वर ने उसको IP असाइन किया होगा, उसके बाद वो काम करेगा और जैसे ही वो जाएगा तो DHCP सर्वर को वापस वो एड्रेस दे के चला जाएगा। बेसिकली एक पूल ऑफ IP एड्रेसेस होता है। हम अगर DHCP सर्वर की बात करें तो मैं कहती हूँ इसके पास एक पूल ऑफ IP एड्रेसेस होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ इसके पास 1000 IP एड्रेसेस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायनामिकली इस पूल में से एक IP एड्रेस उठाता है, जो नया आने वाला यूजर होता है उसे असाइन कर देता है, और जब ये यूजर जाता है इस नेटवर्क से तो ये जो IP है ये वापस इस पूल को रिटर्न करके जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑन लीज इससे लेता है। क्या है सिनेरियो, बेसिकली लेट्स सपोज DHCP सर्वर और DHCP क्लाइंट अराइव हुआ है। सबसे पहले इसने DHCP डिस्कवर की रिक्वेस्ट भेजी, इसने अननोन जब ब्रॉडकास्ट किया इसने तो ये 0.0.0 का मतलब है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि डेस्टिनेशन जो है वो एनी 0.0.0 एड्रेस, सोर्स का एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन कोई भी हो सकती है 255.255.255.255, दैट मींस ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट हुई है। ब्रॉडकास्ट होने के साथ ही एक है हमारे पास यहाँ पे YI एड्रेस, ठीक है। YI एड्रेस का मतलब है योर इंटरनेट एड्रेस, ठीक है। तो इस वक्त इसका इंटरनेट एड्रेस क्या है 0.0, क्योंकि ये अभी अराइव हुआ है नेटवर्क के अंदर। तो इसने अपनी एक ट्रांजैक्शन आईडी रखी 654, ठीक है, कि मैं एक आइडेंटिफाई इस नंबर से किया जाऊंगा। DHCP सर्वर ने जब इसकी ये DHCP डिस्कवर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो इसने इसे एक ऑफर जनरेट की है कि मेरा सोर्स एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है, कि जिसने भी इसको रिक्वेस्ट की है वही एक्सेप्ट करेगा। इसने इसको एक एड्रेस असाइन कर दिया, कहता है योर इंटरनेट एड्रेस इज 223.1.2.4, ठीक, कि तुम्हारा जो एड्रेस है वो ये होगा, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो रिप्लाई करो। तो इसने क्या किया, इसने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, इसने एक्सेप्ट किया। अब पहले इसने 0.0 योर इंटरनेट एड्रेस में 0.0 लिखा हुआ था, अब इसने अपने एड्रेस के अंदर 223.1.2.4 लिखा, ट्रांजैक्शन आईडी इसने एक नई बनाई, ठीक है, क्योंकि नया सेट ऑफ मैसेजेस भेज रहा है। और इसने, अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइफ टाइम है बेसिकली ये क्या है, लीज टाइम, कि तुम्हें इतने टाइम के लिए ये एड्रेस दे दिया गया, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना बनेगा, 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाय 6, तो ये बनेंगे 60 मिनट। और 60 मिनट्स को अगर मैं डिवाइड करूं 24 पे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं चूंकि, तो ये तकरीबन बनेगा 2.4 डेज, ठीक है। तो 2.4 डेज के लिए इसको ये IP असाइन कर दिया गया। इसने कहा ठीक है, मुझे ये जो रिक्वेस्ट मैंने की थी, जो ऑफर है ये मुझे कबूल है। इसने इसको DHCP रिक्वेस्ट की, इसने उसको एक्सेप्ट किया और इसको ये IP असाइन कर दिया गया 223.12.2.4 फॉर 3600 सेकेंड, ठीक है। इसने टाइम के लिए इसको ये असाइन कर दिया गया। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का अगर मैं एक ओवरव्यू दूं समझाने के लिए, बिफोर मूविंग टू दी डेप्थ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि क्यों होता है, जरूरत क्यों पड़ी, क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट, कि आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर आपने कोई भी एड्रेसिंग स्कीम लगाई हुई है, लेकिन जब भी आपके पैकेट बाहर जाएंगे तो वो इस एड्रेस पे जाएंगे। बाहर का मतलब है जब भी आपके नेटवर्क पे जाएंगे पैकेट, ठीक है, आउटसाइड दिस नेटवर्क, आप समझ लें ये होम है, ठीक है, ये होम है। और ड्यू टू कोविड सिचुएशन जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपना ड्रेस प्लस शूज चेंज करते हैं, ठीक है, और आप घर से बाहर जाते हैं, ठीक। जब आप वापस आते हैं तो आप अपना ये ड्रेस और ये शूज बाहर उतारेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो आपने घर के कपड़े और घर के जूते हैं वो पहनेंगे और आप अपने इस नेटवर्क के अंदर आएंगे, ठीक, सही। इसका एक जो फायदा आपको अभी कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नजर आ रहा होगा वो क्या है कि सिक्योरिटी है, कि आप इन्फेक्शन घर के अंदर नहीं लेके आएंगे। इसी तरह से अगर हम नेट का फायदा नेटवर्क के अंदर देखें तो क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल नेटवर्क है वो सिक्योर होगा, ठीक है। अब इसको नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं किस तरह से, कि अगर आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है तो आप ISP से एक IP खरीदते हैं, पब्लिक IP, ठीक है, और आप उस पब्लिक IP को लगा देते हैं यहाँ पे नेटवर्क के इस राउटर पे, ठीक है, कि मेरी जो ट्रैफिक भी नेटवर्क से बाहर जाएगी वो इधर से जाएगी, ठीक है, और जो ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर आएगी वो इस जो पॉइंट है इसके लिए आएगी। अब इस साइड पे आपने अपना एक लोकल
प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है जिसका बाहर की दुनिया, इन एड्रेसेस का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी ये कोई ट्रैफिक भेजेंगे तो ये इसको भेजेंगे, ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके यहाँ पे जो एड्रेस है वो चेंज कर देगा, पोर्ट नंबर चेंज कर देगा, इसका जो सोर्स आईपी है वो भी चेंज कर देगा और बाहर वो ट्रैफिक भेज देगा। बाहर से जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इसका मतलब है यहाँ पे इसे एक डेटाबेस मेंटेन करनी चाहिए जो कि ट्रांसलेशन कर सके कि बाहर जब जा रहे हैं तो आईपी एड्रेस क्या होगा और जब अंदर आ रहे हैं तो आईपी किस पैकेट के लिए, वो किस नोड के लिए वो पैकेट आएगा वो पता चले, ठीक है। तो इसको अब इसकी जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या समझाने की कोशिश की गई है इसके थ्रू हमें, ठीक है। हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जितने भी डाटाग्राम इस लोकल नेटवर्क से लीव करेंगे वो लीव करेंगे एक पब्लिक आईपी के थ्रू, दैट इज 13.76.29.7, ठीक है। और जितने भी आपके डाटाग्राम विद सोर्स और डेस्टिनेशन इन दिस नेटवर्क, जितने भी आपकी डेस्टिनेशन इस नेटवर्क की होगी वो सारे के सारे आपके 10.0.24 डेस्टिनेशन जिनकी होगी वो सारे पैकेट आपके इसी पॉइंट तक आएंगे और फिर यहाँ पे उनको ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन क्या थी, लोकल नेटवर्क यूज जस्ट वन आईपी एड्रेसेस एज फॉर एज आउटसाइड वर्ल्ड इज कंसर्न, कि बाहर की दुनिया के लिए आप बेशक घर के अंदर 100 लोग हैं लेकिन बाहर की दुनिया के लिए आप एक ही आईपी हैं, ठीक है। बेशक आपने अपने नेटवर्क के अंदर 100 आईपीज लगाए हुए हैं, ठीक है, प्राइवेट आईपीज लगाए हुए, लेकिन एक पब्लिक आईपी है जो कि आपकी पहचान है बाहर की दुनिया के लिए। रेंज ऑफ एड्रेसेस नॉट नीडेड टू बी रेंज ऑफ एड्रेसेस नॉट नीडेड फ्रॉम द आईएसपी, कि आपको आईएसपी से रेंज ऑफ एड्रेसेस खरीदने की जरूरत नहीं, आप एक पब्लिक आईपी खरीदते हैं, दैट इज इनफ फॉर यू, जस्ट वन आईपी एड्रेस फॉर ऑल द डिवाइसेस। जैसे कि हम अगर बात करें अपनी यूनिवर्सिटी की तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक आईएसपी खरीदा हुआ एचईसी से, ठीक है। तो जो जितनी भी ट्रैफिक है वो जो जितनी भी आपके लैब की ट्रैफिक है जब वो बाहर जाएगी, वो नेट पे जाएगी तो वो एज एन कॉन्सेप्ट वार ट्रैफिक जा रही होगी, ठीक है। और जितनी भी ट्रैफिक आपकी आएगी तो वो फॉर कॉम्सेट वा आएगी, हालांकि कॉम्सेट वा के अंदर एक और दुनिया आबाद है, एक और लैब का जाल बिछा हुआ है, एक और आईपी एड्रेसेस का जाल बिछा हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया को ये नहीं पता, ठीक है। कैन चेंज द एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस इन द लोकल विदाउट नोटिफाइंग द आउटसाइड वर्ल्ड, तो आप अंदर की जो आपकी दुनिया है उसके अंदर आप कोई भी चेंज करते हैं तो आपको बाहर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोकल चेंज है, ठीक है। कैन चेंज आईएसपी विदाउट चेंजिंग द एड्रेस ऑफ द डिवाइस इन द लोकल एड्रेस, अगर आप बाहर जो पब्लिक आईपी है वो चेंज करते हैं तो आपको जो लोकल नेटवर्क है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। devices inside the local network not explicitly addressable or visible to the outside world, तो कहता है कि जो आपकी डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर हैं वो बाहर की दुनिया के लिए अननोन है, ठीक है। बाहर की दुनिया के लिए ये सिर्फ पॉइंट, ये वाला पॉइंट नोन है, वो समझ रहा है कि ये एक होस्ट है, ठीक। ये जो डिवाइसेस हैं ये सिक्योर है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक। इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, ये वही लिखा हुआ है कि आउटगोइंग डाटाग्राम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जो सोर्स आईपी है और पोर्ट नंबर है, ठीक, ऑफ एवरी आउटगोइंग डाटाग्राम टू नैट आईपी एंड न्यू पोर्ट। किस तरह से, इसको पहले यहां से डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में पिछली जो स्लाइड है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये नैट जो ट्रांसलेशन टेबल है वो ये है, ठीक है। वैन का मतलब है जो वाइड एरिया नेटवर्क साइड का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और लोकल जो एरिया नेटवर्क का साइड का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस जो डिवाइस है इसने एक पैकेट जनरेट किया किसी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक आउटसाइड दिस नेटवर्क एक सोर्स था उसके लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं इसने एक सोर्स 10 डॉट, इसका हम एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे, इसका एड्रेस है 10.0.0.1 और इसकी पोर्ट है 3345, ठीक है। तो इसके लिए इसने एक पैकेट जनरेट किया, ठीक। और जब वो पैकेट यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये पैकेट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बाहर जो इसका जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है उसके साथ क्या किया जाएगा कि जो सोर्स है यहाँ पे
वो अब सोर्स ये नहीं रहा 10.0.0 नहीं रहा, बल्कि कौन बन गया, ये जो पब्लिक आईपी था ये, क्योंकि ट्रैफिक बाहर जा रही है, तो बाहर जाते हुए यहां से चेंज किया जाएगा क्या, सोर्स आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, इसकी पोर्ट नंबर क्या थी, जो इसकी डेस्टिनेशन आईपी, ओके सॉरी, so this is not the source IP, this is destination IP। हमने यहाँ पे गलती कर दी है, हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं ये जो डेस्टिनेशन आईपी, ये डेस्टिनेशन थी, ठीक है, 128.119.40.186, ठीक है, और इसकी पोर्ट थी 80। ठीक, ये हमारे पास बेसिकली सोर्स का आईपी एड्रेस था। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो सोर्स का आईपी इसने क्या किया, इसने कहा मैंने डेस्टिनेशन का आईपी ये था, इसने कहा सोर्स मैं हूं और मुझे इस डेस्टिनेशन को एक पैकेट सेंड करना है। तो जब वो पैकेट इस राउटर पे आया, तो इस राउटर ने क्या किया, इस राउटर ने अपने पास एक नैट टेबल बनाया। उसने कहा कि अगर जो मेरे पास ट्रैफिक है वो आई है 10.0.0.1 फ्रॉम पोर्ट 3345, अब क्या करो, इस एड्रेस को रखो अपने पास और इसको चेंज कर दो, इस जो वाइड एरिया नेटवर्क जो एड्रेस है या पब्लिक आईपी है उससे चेंज कर दो और पोर्ट ये रख दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस सोर्स के साथ, ये जो सोर्स चेंज हुआ है इसके साथ इसी डेस्टिनेशन को एड्रेस भेजा जाएगा, जो जो इसने रिक्वेस्ट की थी उसी को वो पैकेट भेज दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज किया गया, सिर्फ सोर्स का एड्रेस चेंज किया गया, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए तो ये नोन नहीं है ना। तो इसने क्या कहा, तुम्हें कोई नहीं जानता, लेट मी टेक योर मैसेज टू दी डेस्टिनेशन। तो इसने क्या किया, इसने अपना एड्रेस देके, अपना पोर्ट नंबर देके इसने बाहर की दुनिया के लिए इसका मैसेज पहुंचा दिया। अब क्या होगा, ये जो सोर्स है ये जब रिप्लाई करेगा तो इसका रिप्लाई किसको आएगा, ये तो इसको तो यही पता ना कि मुझे इसने मैसेज भेजा है। ठीक है, तो ये रिप्लाई भी इसी को करेगा। ठीक, तो अब क्या होगा, अब रिप्लाई आएगा हमारे पास फ्रॉम 128.19, सॉरी, हमारे पास 128.19.40.186 फ्रॉम पोर्ट 80 रिप्लाई आ रहा है, और किस डेस्टिनेशन के लिए रिप्लाई आ रहा है, 138.76.29.7 जो पब्लिक आईपी था। ठीक है, उसके लिए, और पोर्ट नंबर इसके लिए। ठीक, अब क्या होगा, जब ये एड्रेस इस राउटर के पास आएगा तो राउटर दोबारा से कंसल्ट करेगा अपने नेट टेबल को और देखेगा कि इसके अगेंस्ट मैंने कौन सी लोकल एरिया का इंटरफेस स्टोर किया हुआ था। तो इसने कौन सा इंटरफेस स्टोर किया हुआ है, 10.0.0.1334 वाला। तो ये क्या करेगा, अपनी जो ट्रैफिक है वो किसे भेज देगा, इसको। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक सर्विस के तौर पे काम कर रहा है कि बाहर की दुनिया क्योंकि तुम्हें नहीं जानती, तो मैं तुम्हारा पैकेट पहुंचा देता हूँ, वापस जब आएगा रिप्लाई तो वो पैकेट तुम तक पहुंच जाएगा थ्रू रिजॉल्विंग रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस नेट एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। ठीक है, तो अब हम ये जो काम हमने किया है, यही स्टेप्स बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आउटगोइंग में आपने रिप्लेस करना है सोर्स आईपी और पोर्ट नंबर को, और जब आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने नेट टेबल बिल्ड करना है जो कि रिमेंबर रखे करेगा आपकी लोकल जो एड्रेस है उसको। और फिर जब आपके पास जो तीसरी चीज है वो क्या है कि जब रिप्लाई आएगा तो इनकमिंग पैकेट्स में दोबारा से आपने जो एड्रेस है वो रिप्लेस करने हैं, जो पहले आपने चेंज किए थे उनको आपने दोबारा से रिप्लेस कर देना, ताकि डेस्टिनेशन पर जिसने रिक्वेस्ट की थी उस तक उसका रिप्लाई पहुंच जाए। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी है जो टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है हमारे पास कि किस तरह से जो एरर रिपोर्टिंग है वो की जाती है इंटरनेट के अंदर, जो हमारे पास नेटवर्क लेयर उसमें एरर रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो एक प्रोटोकॉल है विच इज नोन एज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये बेसिकली जो नेटवर्क के अंदर एरर रिपोर्टिंग है, राउटर्स और होस्ट है उनके दरमियान में जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है एरर रिपोर्टिंग की, वो की जाती है इस प्रोटोकॉल के थ्रू। अब प्रोटोकॉल के अंदर कुछ फॉर्मेट है जिसके थ्रू एरर रिपोर्टिंग की जाती है, कुछ टाइप है, कुछ कोड्स है और कुछ इनकी डिस्क्रिप्शन है। अगर मैंने टाइप में 00 भेजा तो इसका मतलब है इको का रिप्लाई किया जा रहा है, दैट मीन्स मैं पिंग कर रही हूँ। ठीक है, अगर 30 कोड आता है तो इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल है। अगर 31 आता है तो इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। अगर 32 आता है तो इसका मतलब क्या है, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल अनरीचेबल है। अगर 11 आता है तो इसका मतलब है आपका टीटीएल एक्सपायर हो गया, बिफोर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन आपका टाइम आउट हो गया। ठीक है, so network layer above IP ICMP messages carried in the IP datagram, जो IP datagram का फॉर्मेट है उसी के अंदर आप ये मैसेजेस कैरी आउट करते हैं।
आईसीएमपी मैसेजेस क्या है, बेसिकली टाइप होती है, कोड होता है प्लस फर्स्ट 8 बाइट ऑफ दी आईपी डाटाग्राम जो कि एरर कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेस रूट एंड आईसीएमपी क्या है, बेसिकली ट्रेस रूट हम ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि ट्रेस रूट बेसिकली हमें बताता है कि कौन कौन से राउटर रास्ते में आते हैं, ठीक है। सोर्स एंड सीरीज ऑफ यूडीपी सेगमेंट टू डेस्टिनेशन, फर्स्ट टीटीएल 1 सेट करता है, फिर टीटीएल 2 सेट करता है, जब तक उसको रिप्लाई नहीं आता इसी तरह से वो टीटीएल को बढ़ाता जाता है। व्हेन nth डेटाग्राम अराइव टू द nth राउटर डिस्कार्ड द डेटाग्राम एंड सेंड टू द सोर्स एन आईसीएमपी मैसेज, ठीक है, टाइप 11 0। टाइप 11 0 का क्या है, टीटीएल एक्सपायर, कि अगर आपको जो टाइम के अंदर जो टाइम आपने सेट किया उसके अंदर रिप्लाई नहीं आता तो आपको एक मैसेज सेंड कर दिया जाता है जिसका कोड 11 टाइप 11 है, कोड 0 है, मतलब टीटीएल एक्सपायर हो गया, ठीक है। और मैसेजेस के साथ ये भी इंक्लूड किया जाता है कि किस राउटर और किस आईपी ने ये जो मैसेज है वो जनरेट किया। जैसे कि अब जब आप पिंग करते हैं तो आपको रिप्लाई आ रहा होता है ना, वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे कि रिप्लाइंग फ्रॉम 192.168.3.0 TTL 128 एंड समथिंग। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही एक्सचेंज की जा रही होती है, ठीक है। when ICMP messages arrive, source calculate the RTT, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करता है। ट्रेस रूट डज दिस 3 टाइम। जब हम सेंड करते हैं मैसेजेस को तो हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस आते हैं ना, 4 मैसेजेस आते हैं, तो ट्रेस रूट की कमांड ये काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो कि एरर रिकवरी या एरर रिपोर्टिंग के काम आता है, नॉट एरर रिकवरी, एरर रिपोर्टिंग के काम आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो काम करते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ नेटवर्क।